टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल स्टडीज का चैप्टर 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको तो मालूम ही है, जैसा कि हमारा स्टाइल है, एकदम सिंपल रखते हुए चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है हम आपको वही एक्सप्लेन कर देते हैं। आप अगर अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको बहुत सारा सामान दिखेगा, कपड़े, शूज, स्कूल बैग, फर्नीचर, फोन, कंप्यूटर, कितना कुछ है हमारे पास। लेकिन ये सारी चीजें बनने के लिए एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जिसके बाद ये फाइनली आप तक पहुंचता है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं जो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं या जो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट्स हैं, राइट। तो जो भी रिसोर्सेज या इनपुट्स इन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती हैं, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल है। जो भी सामान हमारे चारों तरफ है, उसको बनने के लिए जो भी इनपुट लगता है या जो भी रिसोर्सेज लगते हैं, उनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सीधी बात, बिजनेसेस जो होते हैं उनको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं कोई भी सामान या सर्विस बनाने के लिए। और इससे क्या होता है, जब वो ये रिसोर्सेज यूज करते हैं, इनपुट्स यूज करते हैं, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बना रहे होते हैं, जिससे दूसरों को भी काम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में मान लीजिए 7 लोग काम करते हैं, 7 स्टाफ है उनका, तो उन 7 लोगों को रोजगार मिल रहा है, मतलब उनको जॉब मिल रही है, ठीक है ना, तो उनका भी घर चल रहा है। उसके अलावा रेस्टोरेंट चलाने के लिए और क्या चाहिए, आपको एक लोकेशन चाहिए, आपको रेंट के लिए जगह चाहिए, फिर रेंट के लिए पैसे भी चाहिए, खाना बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, स्टाफ चाहिए, सामान चाहिए जो खाना बनाने की सामग्री होती है, और फिर फाइनली जाके आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ रेस्टोरेंट, तभी आपको वो सर्विस दे पाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो फ्रेज है, ये हम जनरली इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, और ये 4 तरह के होते हैं। दे आर क्लासिफाइड into 4 types: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इन सारी चीजों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो आपके बेसिक फैक्टर्स हो गए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5th फैक्टर होता है जिसको हम फैक्टर कम और फैसिलिटेटर ज्यादा मानते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी खुद में एक फैक्टर नहीं है, लेकिन ये एक फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर का क्या मतलब हुआ, जो दूसरे फैक्टर्स की हेल्प करता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो दूसरे फैक्टर्स कम यूज होते हैं और वो कम यूज होने पे ही ज्यादा आउटपुट दे देते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी भी साथ में यूज कर लो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहला फैक्टर है लैंड, जो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो जब हम इकोनॉमिक्स में लैंड की बात करते हैं तो हम सिर्फ ज्योग्राफिकल लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेस की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात कर रहे होते हैं, जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल और नेचुरल गैस। ये सारी ही चीजें लैंड के अंडर में आ जाती हैं। अगर आपको इसी बुक का पहला चैप्टर याद हो जो हमने पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, जहां पे हमने अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस किए थे जो नेचर हमें देता है, तो वही नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लैंड के अंडर में भी आते हैं और वो बिजनेसेस में एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी काम करते हैं। तो कोई भी बिजनेस जो है, या तो वो लैंड खरीदता है या वो किसी और से रेंट पे लैंड लेता है। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लेबर, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। देखिए, लेबर के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे वो फिजिकल लेबर हो या मेंटल लेबर हो। बहुत सारे लोग जो है वो फिजिकल लेबर करते हैं, जैसे कारपेंटर्स, फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटल लेबर करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स। तो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, सबके लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होती है, नॉलेज अलग होती है और स्किल अलग होती है। किसी में फिजिकल एफर्ट ज्यादा यूज होता है, किसी में मेंटल एफर्ट ज्यादा यूज होता है, और सभी लोग जो हैं वो अपने काम के थ्रू सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनके काम का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है। तो पीपल एज अ रिसोर्स बहुत बड़ी चीज है। ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस में। क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉलेज लगाते हैं, स्किल लगाते हैं और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लगाते हैं, जिससे फाइनली गुड्स और सर्विसेज तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर जो है वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं। साइंटिस्ट जो है वो नई चीजों की डिस्कवरी करते हैं। शेफ जो है वो नई रेसिपीज बनाते हैं। तो इन सबको एक स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज चाहिए, एक स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। साइंटिस्ट का काम जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते। तो अपने अपने काम में जो भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट लोग लगाते हैं उसको हम लेबर बोलते हैं। लेकिन लेबर और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है? जैसा मैंने आपको बताया, जो भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट लोग अपने काम में लगाते हैं उसको हम लेबर बोलते हैं। लेकिन लोगों की जो भी स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, नॉलेज होती है, एबिलिटीज होती है या एक्सपर्टीज होती है, उस लेबर को करने के पीछे, उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो लेबर से एक बड़ा टर्म
है, लेबर मतलब सिंपली काम करना, लेकिन उसको क्वालिटी से करना और एफिशिएंसी से करना, अच्छे से करना, उसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। अगर कोई इंसान सिर्फ लैब में काम कर रहा है विदाउट एनी साइंटिफिक नॉलेज, तो वो लेबर तो लगा रहा है लेकिन उसके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, क्योंकि लैब में काम करने के लिए जो भी साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, वो उसके पास नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड। स्किल का क्या मतलब हुआ? द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। तो जब आपको किसी भी काम की ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो और वो काम करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, तो उसको कहा जाता है स्किल। तो इसी तरह से ट्रेनिंग क्या होता है फिर? इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। ऑब्वियसली कोई भी काम करने के लिए जो स्किल चाहिए, उस स्किल को सीखने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है ट्रेनिंग। तो अब इन सब से एक वर्ड निकल के आता है प्रोडक्टिविटी, द एबिलिटी टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सेम टाइम पीरियड में अगर आपने x काम किया लेकिन किसी और ने x+y काम किया, तो हम कहेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि उसने सेम टाइम पीरियड में ज्यादा काम कर लिया। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं? तो कुछ चीजें होती हैं जो फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल होती हैं, जैसे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जब आपको एजुकेशन मिलती है तो आपको नॉलेज मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लिटरेसी। ऑफ कोर्स आप बचपन में ABCD पढ़ना सीखते हो और फिर धीरे धीरे बड़े होने के बाद सबको अपनी एक्सपर्टीज मिल जाती है अपनी स्पेशल फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो वो जो भी उसने पढ़ाई करी इंजीनियरिंग में, उसको यूज करके बाद में रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, तो नॉलेज तो हमने वहां यूज कर ली, ठीक है। लेकिन अब अगर उसी रोड को या उसी ब्रिज को वो ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और ज्यादा इको फ्रेंडली बना सके तो वो और भी अच्छी बात होगी। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फिर आगे इंसान ट्रेनिंग्स लेता है। एक बार जो पढ़ाई कर ली फिर वो जिंदगी भर काम आए ये जरूरी नहीं है। आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए लाइफ भर। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। इंसान को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। दूसरा फैसिलिटेटर जो ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है वो है हेल्थ केयर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छा काम कर पाओगे। जो बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं बचपन में, वो स्कूल मिस करते हैं, उनकी नॉलेज और एजुकेशन पीछे रह जाती है। जिनकी हेल्थ अच्छी होती है उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग और अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को याद करना, समझना या सीखना, उस चीज को कहा जाता है कॉग्निटिव। तो जब आप थके नहीं होते हो, जब आप फिजिकली और मेंटली एकदम हेल्दी होते हो, तो आप कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाते हो और ऑफ कोर्स उससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है। तो ये दो चीजें तो हो गई फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन कैपिटल को इम्पैक्ट करती हैं, जिनका आप चाहो या ना चाहो उनका असर ह्यूमन कैपिटल पे हो ही जाता है, जिनको हम कहते हैं सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? हर जगह से आता है। हमारे घर से आता है, हमारी सोसाइटी से आता है, हमारे देश से आता है और इस दुनिया से भी आता है। हमारे घरों में कैसा माहौल है, हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में कैसा माहौल है, लोग हार्ड वर्क को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इन सारी चीजों से किसी भी इंसान की सोच डेवलप होती है। अगर किसी देश का कल्चर है मेहनत करना, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना और चीजों को अच्छी तरह से अकम्प्लिश करना, तो वो देश हमेशा आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जापानीज कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है काइजेन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूव करते रहना। इस कॉन्सेप्ट को जापान में मिड 1940s से लगाया जा रहा है और इसी की वजह से जापान के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने अच्छे हैं। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि हमने मुंह से बोल दिया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। जब देश का हर इंसान इस कॉन्सेप्ट को समझेगा, इंटरनलाइज करेगा और देश की तरक्की के लिए काम करेगा, तभी ये ट्रू सेंस में असर करता है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं करती, इसके लिए नागरिकों को, सिटीजन्स को अपने अंदर ये फीलिंग लानी होती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है, हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है और जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे से करना है। तभी हम बैठे बैठे कहते हैं कि अरे वो कंट्री इतना अच्छा कर रही है, वो कर रही है। ऐसे नहीं होता। जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो अपने देश को अच्छा बनाते हैं। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है जर्मनी। जर्मन्स का जो वर्क एथिक है वो उनकी हिस्ट्री में डीपली रूटेड है। जर्मनी इस बात के लिए फेमस है कि उनके यहाँ हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो उनका बहुत अटेंशन रहता है पंक्चुअलिटी पे, डिटेल पे ध्यान देने पे और क्वालिटी पे, इसीलिए वो अच्छा प्रोडक्ट बना पाती हैं। तो ये ऐसी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटीज हैं जो जब हम अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं तो हम भी तरक्की कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी और देश भी। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, उसके फैसिलिटेटर क्या होते हैं और सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल के लिए चैलेंजेस क्या क्या है। हर चीज तो आसान नहीं हो सकती, कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो जब 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी, इंडिपेंडेंस मिला था, तब से अब तक अगर देखा जाए तो हमने ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। लिटरेसी मतलब लोग कितना पढ़े लिखे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी पॉपुलेशन की, जिससे उनकी स्किल्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है।
सकता है। तो अगर हम 2023 की बात करें तो इंडिया का जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो मेल्स में 85% था और फीमेल्स में 70% था एज पर वर्ल्ड बैंक। तो अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है? इसका मतलब कितने परसेंट लोग, कितने प्रतिशत लोग जो हैं जिनकी एज 15 इयर्स या उससे ज्यादा है जो पढ़ लिख सकते हैं, और अगर उनको शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो वो कर सकते हैं। तो हमने बहुत जगह प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें ओवरकम करने हैं। अगर हम 2024 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया देखें तो इंडिया में 65% लोग जो हैं वो 35 इयर्स से कम की एज के हैं। तो इसका मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यंग और प्रोडक्टिव लोगों की है। इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब किसी भी कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो यंग होती है, यंग वर्किंग लोग होते हैं जो वर्कफोर्स में काम कर सकते हैं, उसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इंडिया जो है, इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकता है। जब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग कमा रहे हैं और कम लोग उन पे डिपेंडेंट हैं, तो कंट्री में ऑब्वियसली ज्यादा बिजनेसेस होंगे, ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे, ज्यादा लोग पैसे कमाने वाले होंगे और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन इस चीज का फायदा उठाने के लिए आपके पास ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और स्किल्स होने चाहिए। और हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आजकल इतने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं और सब में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो अलग है। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं है। इंडिया एक्चुअली पहले से भी फेमस था। इंडिया की बहुत ही रिच लेगेसी है ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज एंड वर्कमैनशिप। एंशिएंट इंडिया में भी लोगों का जो काम था, हम कहते हैं काम पूजनीय होता है, क्योंकि उनका जो काम था वो उनका तरीका था अपनी नेचर को एक्सप्रेस करने का और परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करने का। भगवान के लिए एक ऑफरिंग होती थी, काम को ही पूजा माना जाता था, उसको ढंग से करना होता था, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करना होता था। इनफैक्ट हमारे ही कल्चर में, हिंदू कल्चर में आपने देखा है जो टूल्स होते हैं जिनसे कोई भी काम करता है उनकी पूजा करी जाती है। ये आज भी होता है विश्वकर्मा पूजा में या आयुध पूजा में, ये ट्रेडिशन आज भी चल रहा है। तो कोई भी चीज बनाने के लिए आपको कला चाहिए, मतलब आर्ट चाहिए, और विद्या चाहिए, नॉलेज। तो ये चीज एंशिएंट इंडिया के जो लोग थे उनको भी मालूम थी और वो इस चीज की बहुत इज्जत करते थे। नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन किया जाता था और हमारा इतना रिच हेरिटेज है, इतनी नॉलेज थी हमारे एंसेस्टर्स को कि हमारे पास एंशिएंट टेक्स्ट भी हैं जिनको कहा जाता है शिल्प शास्त्र। इन एंशिएंट टेक्स्ट में डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं स्कल्पचर्स पे, पेंटिंग्स पे, बिल्डिंग्स, वुडन आइटम्स, ज्वेलरी, ये सब कैसे बनाया जाता था। वो डॉक्यूमेंट्स इतनी ज्यादा एडवांस्ड हैं, मतलब इतनी पहले लिखी गई थी, लेकिन दे आर सो एडवांस्ड कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो उन डॉक्यूमेंट्स में जो स्कल्पचर्स के बारे में लिखा गया है उसमें एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, पोस्चर्स, कलर्स, मेजरमेंट्स और प्रोपोर्शन ऑफ फिगर्स के, जो आज भी लोगों को नहीं मालूम होते हैं ढंग से। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो जो हमारे आसपास एंशिएंट इंडिया के बने हुए टेम्पल्स हैं जो इतने सदियों पहले बन गए थे, उनको जिन स्कल्प्टर्स ने बनाया था वो जनरेशन दर जनरेशन चल रहा था। वो नॉलेज उन्होंने अपनी जनरेशंस में पास ऑन करी। कितने मंदिर ऐसे हैं जो एक ही जनरेशन नहीं कंप्लीट कर पाए, फिर उनके बच्चों ने भी बनाए, फिर उनके बच्चों ने भी बनाए। तो उन लोगों ने अपनी स्किल्स यूज करी और हमेशा एक्सीलेंस परस्यू किया कि हमारा जो भी काम हो वो अच्छा हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान को एक भेंट है। हम अपने काम को ढंग से प्रैक्टिस करते रहें, अपने स्किल्स को शार्पन करते रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें अपने काम से रिलेटेड। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है शिप बिल्डिंग। पूरी दुनिया में शिप बिल्डिंग होती थी, लेकिन इंडियंस का एक यूनिक तरीका था, एक बहुत ही अलग तरीका था शिप बिल्डिंग का, जिसको कहा जाता है स्टिच्ड शिप बिल्डिंग। ये करीब 2000 साल पुरानी कला है जिसको यूज करके शिप्स और बोट्स बनाई जाती थी। और शिप्स और बोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उसको यूज करके मैरीटाइम ट्रेड होता था, मतलब सी के थ्रू ट्रेड होता था और कल्चर्स एक्सचेंज होते थे अक्रॉस द इंडियन ओशन। तो जनरली क्या करते थे पुराने जमाने में जो लोग हैं, वो शिप बनाने के लिए नेल्स यूज करते थे, कील यूज करते थे। लेकिन हमारा जो इंडियन स्टिचिंग शिप बिल्डिंग था, इसमें वुडन प्लैंक्स को आपस में स्टिच कर दिया जाता था विदाउट यूजिंग नेल्स। इसका फायदा ये होता था कि नेल से क्या होगा, चीजें एकदम सॉलिड एक जगह रुक जाएंगी। लेकिन अगर आप स्टिच कर दोगे उसे, तो ये जो शिप्स और बोट्स थी, इनका स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता था, जिससे वो पानी में अच्छे से मूव कर पाती थी। ये ज्यादा अच्छी बन के तैयार होती थी रादर देन यूजिंग नेल्स व्हाइल शिप बिल्डिंग। लेकिन अब दुख की बात यह है कि जितने भी हमारे ऐसे ट्रेडिशनल पुराने टेक्निक्स थे प्रोडक्शन के, जो हमारे एंसेस्टर्स ने मास्टर कर लिए थे, वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्टिचिंग ऑफ शिप्स का मैं आपको बता रही थी, ये भी बहुत सीरियसली डिक्लाइन हो गया था जब यूरोपियंस इंडिया में आए इंडियन ओशन के थ्रू 16th सेंचुरी में। उसके बाद उन्होंने अपने टेक्निक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। और हम इंडियंस की ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने
हेरिटेज पे गर्व कम होता है, हम दूसरों को देख के ज्यादा खुश होते हैं। तो अपनी जो नॉलेज है, हमारी जो सभ्यता है, हमने कहा अरे ये तो इन्फीरियर है। जो नई जनरेशंस थी, ऑफ कोर्स उन्होंने वो सब सीखना बंद कर दिया, और आज भी यही चीज हो रही है। आज भी हमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न नॉलेज ज्यादा अच्छी लगती है, और जो हमारी अपनी सभ्यता है उस पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, उसे हम कुछ नहीं समझते। एंड अ पर्सन जिसको अपने रूट्स नहीं मालूम, जिसको अपनी खुद की सभ्यता और कल्चर नहीं मालूम, दैट इज लाइक अ शिप विदाउट एन एंकर। आपको अपनी लाइफ में वो जो स्टेबिलिटी है वो नहीं मिल पाएगी अगर आपको अपने रूट्स ही नहीं मालूम। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर गाइज। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। जैसा कि आपको मालूम है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के इकोनॉमिक्स में आप ये सब पढ़ने वाले हो, तो इसकी सेकंड पार्ट में भी हम इसको ढंग से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बची हैं वो समझ के। इफ यू लाइक द चैप्टर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।